ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का जो हमारा प्रकरण है यूरोप में समाजवाद और आगे बढ़ेंगे हम इसमें रूसी क्रांति भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमने देखा था फ्रांस की क्रांति, यानी इससे पहले जो अध्याय हमने पढ़ा था वो कौन सा था? फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था। तो फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में जो फैले जा रहे थे जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो जैसे स्वतंत्रता है, समानता पर जो बल दिया जा रहा था, तो इस प्रकार के जो विचार यहाँ पर फैले जा रहे थे, तो ये फ्रांसीसी क्रांति है वो सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने में काफी जो है महत्वपूर्ण इसने अपना योगदान दिया था। यहाँ तक कि भारत में भी इसका बहुत असर पड़ा। भारत के जो राजा राममोहन राय है उन्होंने भी जो है भारत जो फ्रांसीसी क्रांति उसके महत्व का उल्लेख किया था। उसके बाद और भी बहुत सारे जो अन्य जो उपनिवेश जो यहाँ पर थे उनके उपनिवेश में जो घटना घटी थी उनमें भी फ्रांस की जो क्रांति है उसका जो महत्वपूर्ण उल्लेख यहाँ पर किया गया था। यानी परिवर्तन की यहाँ पर उपस्थिति यहाँ पर शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं हम परिवर्तन की। तो परिवर्तन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आमूल परिवर्तन यहाँ पर चाहते थे, लेकिन इनकी जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया में है वो सबके जो राय थी वो सबकी अलग अलग थी। यानी परिवर्तन तो सब चाहते थे, यानी समाज में परिवर्तन हो, जो चल रही थी जो परंपरा उसमें परिवर्तन हो, लेकिन इसके लिए सबके जो विचार थे वो सारे के सारे अलग थे। यानी इसमें सबके सब जो है वो अलग अलग अपना जो है राय यहाँ पर रखते थे, क्योंकि सारे के सारे लोग इस जो है परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यानी हम कह सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर इसके परिवर्तन के पक्ष में थे, कुछ लोग कौन से पक्ष में थे? तो कुछ हैं जैसे रूढ़िवादी हैं, या हम बात करें दूसरे उदारवादी हैं, ठीक है। और तीसरे यदि हम बात करें तो आमूल परिवर्तनवादी, इसको आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी, जिसको हम कह सकते हैं रेडिकल। ये यहाँ तीन हैं जो वो ये यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। अब रूढ़िवादी के अलग विचार थे, उदारवादियों के अलग विचार थे, और आमूल जो परिवर्तनवादी थे उनके यहाँ पर अलग अलग विचार यहाँ पर थे। तो किस प्रकार के विचार थे और किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी हम जो हेडिंग है हमारी वो है सामाजिक परिवर्तन का युग, सामाजिक परिवर्तन का युग। तो इसमें अलग अलग यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के बाद जो विचार यहाँ पर जो विचार में जो आई जो प्रक्रिया बढ़ी, तो सबके जो है विचार वो भिन्न भिन्न थे, सबकी राय अलग अलग थी। कुछ रूढ़िवादी से समर्थक थे, तो कुछ उदारवादी को समर्थक थे, तो कुछ यहाँ जो रेडिकल जो समर्थक यहाँ पर थे। तो उन्होंने किस प्रकार अपने यहाँ पर जो विचार थे या क्या ये यहाँ पर चाहते थे इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उदारवादी की। उदारवादी से हम शुरू करते हैं कि उदारवादी यहाँ पर किस तरह से थे, उसके बाद रूढ़िवादी यहाँ किस तरह के थे, रेडिकल वाले यानी जो आमूल परिवर्तनवादी यहाँ पर इस तरह के थे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो उदारवादी यहाँ पर किस तरह के थे, उदारवादी के बारे में देख लेते हैं। अब उदारवादी समाज परिवर्तन के समूह का एक प्रमुख जो हम कह सकते हैं उदारवादियों का एक समर्थन था यहाँ पर। ये यहाँ पर चाहते थे कि सभी धर्मों को यहाँ पर है वो बराबर मान्यता मिले, यानी सभी बराबर जो धर्म है उनको सभी को समान है वो अधिकार प्राप्त हो। अब ये हम जानेंगे कि उस समय जो यूरोप में क्या था, एक ही धर्म को ज्यादा मान्यता दी जा रही थी। यानी जहाँ पर जो धर्म था, जिस देश के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो धर्म था तो वो वहीं पर एक ही धर्म को प्राय मान्यता यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार है तो यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन थे, जबकि ऑस्ट्रिया की सरकार कैथोलिक चर्च के समर्थन में थी। तो ये एक धर्म के यहाँ ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। तो उदारवादी यहाँ पर चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिले। यदि हम बाइपोल से चले तो देखो ये चाहते थे कि सभी धर्मों को क्या है बराबर का अधिकार मिले, बराबर का
अधिकार है, ये यहाँ पर ये चाहते थे। यानी किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि सभी धर्मों को बराबर यहाँ पर दिया जाना चाहिए। उदारवादी संघ को वंश आधारित जो शास्त्र की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी वंश पर आधारित जो अनियंत्रित सत्ता है, यानी वंश पर आधारित नहीं हो। दूसरा इसका जो पॉइंट है किस पे है कि वंश आधारित जो अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, अनियंत्रित सत्ता के ये विरोधी थे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? उदारवादियों की हम बात कर रहे थे। वे मानते थे कि यह भी उनका कहना था कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन सरकार नहीं कर सकती। यानी व्यक्ति मात्र को यहाँ पर जो है पूरे अधिकार यहाँ पर उनको मिलने चाहिए और यहाँ पर सरकार इनके अधिकारों का है वो हनन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये वंश पर आधारित अनियंत्रित सत्ता के ये विरोधी थे। लेकिन एक कारण है जिसको लोकतांत्रिक अगर ये दो पॉइंट यदि हम देखें जैसे सभी धर्मों के प्रति, तब हमें ऐसा लगता है हो सकता है ये लोकतंत्रवादी थे। लेकिन ये लोकतंत्रवादी संघ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वे लोग सार्वभौमिक वैसे मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका कि उदारवादी संघ है वो जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये ध्यान देना, यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि ये यहाँ पर वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि वोट का अधिकार उन्हीं को मिले जो संपत्तिधारी है, जिनके पास संपत्ति है वो यहाँ पर वोट देने का अधिकार रखें। इसलिए ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के विरोधी थे, या हम कह सकते हैं ये पक्ष में भी नहीं थे। इसलिए हम इनको लोकतांत्रिक इसको नहीं मान सकते। क्योंकि यदि ऊपर के दो पॉइंट्स हम देखें तो ये लगता है कि जैसे ये लोकतंत्र से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम इनको लोकतंत्रवादी भी नहीं कह सकते। क्योंकि इसका जो है महत्वपूर्ण है, ये जो कहा करते थे अवसर तरफ का कि सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार सभी नागरिकों का अधिकार नहीं होना चाहिए, वह अधिकार इनको मिलना चाहिए जो संपत्तिधारी है, यानी जो संपत्ति के अधिकार रखते हैं उनको यहाँ पर ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके विपरीत अब दूसरा हम जो समूह देखें रेडिकल वाला, जो आमूल परिवर्तनवादी थे ना, आमूल यानी दूसरा हमारा था जो आमूल परिवर्तनवादी, वो क्या चाहते थे? ये इसके विपरीत उल्टे थे। वे एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित है। यानी ये चाहते थे कि देश की जितनी भी आबादी है, आबादी के बहुमत के समर्थन में। तो ये रेडिकल वाले थे, वो आबादी जो है हम कह सकते हैं बहुमत वाले, इसके जो है वो समर्थक थे। यानी देश की जो आबादी के बहुमत के समर्थन में ये आधारित यहाँ की जो है व्यवस्था थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखने योग्य है कि हमने देखा था यहाँ पर जो उदारवादी थे वो वैश्विक मताधिकार के विरोधी थे, जबकि ये महिला मताधिकार के भी समर्थक थे। यानी महिला मताधिकार के ये समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर जो है वो आंदोलन भी किए थे। कुछ जो लोग हैं ये महिला मताधिकार के लिए
यानी कि दोनों के ही खिलाफ था। ये उदारवादी और जो रेडिकल है, जो आमूल परिवर्तनवादी हैं, दोनों के खिलाफ थे, दोनों के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि परिवर्तन तो हो, यानी पहले 18वीं सदी में जो परिवर्तन था वो जो विचारों के परिवर्तन पे ये क्या करते थे, बदलाव चाहते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते उन्होंने भी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के जो है बदलाव महसूस उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि आमूल परिवर्तन तो हो, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है इसके साथ साथ क्या हो, अतीत का सम्मान होना चाहिए। यानी जो अतीत है, यानी जो पुराना जो इतिहास है, इसका सम्मान होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। और साथ ही जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो धीमी होनी चाहिए। मान लो कोई शासक है तो उसको तुरंत हटा दिया और उसको इस तरह से हटा दिया और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब आप एक नीचे निम्न दर्जे के हिसाब से उसको लाकर यहाँ पर खड़ा कर दो। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं हो। ये वो चाहते थे, रूढ़िवादी चाहते थे, क्योंकि वो परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि साथ ही इतिहास का जो सम्मान होना चाहिए और यहाँ जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो धीमी होनी चाहिए। यानी इतना जो है तेज गति से यहाँ पर जो परिवर्तन यहाँ नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ के जो है, जो जैसे शासक का उदाहरण देखा तो लोग यहाँ पर वो कर पाए, अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया को चाहते थे। तो इस प्रकार हमने तीन जो महत्वपूर्ण समय जो सामाजिक परिवर्तन जब आ रहे थे तो तीन समूह हमारे सामने आए थे। उदारवादी थे, सभी धर्मों को तो बराबर चाहते थे, लेकिन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सभी को मत का अधिकार मिले इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरा हमने देखा था ये आबादी हुकूमत के समर्थन में तो थे, लेकिन महिला आंदोलन जो मताधिकार उसके भी समर्थक थे, लेकिन ये निजी जो संपत्ति है उसके पक्ष में नहीं थे। यानी ये जो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, यानी वो चाहते थे कि निजी संपत्ति लोगों के पास हो, उनको इनसे कोई एतराज नहीं था। तीसरा जो इन दोनों के ही खिलाफ था, वो पुराना जो अतीत है उसका सम्मान चाहता था। वो चाहता था कि जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो है धीमी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर यूरोप में वो समाजवाद आया। यानी अलग अलग ये क्या प्रक्रिया यहाँ पर हुई, उदारवादियों की, रेडिकल की और रूढ़िवादियों की, कि यूरोप में समाजवाद आया। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। ये सामाजिक परिवर्तन का युग था, जिसमें अलग अलग जो है समर्थक यहाँ पर आए थे और सबकी जो है भिन्न भिन्न यहाँ पर राय थी। तो इसके साथ ही यहाँ पर क्या किया, जो आमूल जो परिवर्तन हुए, उसके बाद यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे जो रेटिंग ये भी है यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद का आना, किस तरह से यूरोप में समाजवाद आया, इसको भी हम एक पॉइंट के माध्यम से आप याद करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। यानी नाम का एक जाना पहचाना एक समाजवाद शब्द यहाँ पर 19वीं सदी के मध्य में हम बात कर रहे हैं। तो एक जाना माना यहाँ पर एक विचार था, उसकी तरफ से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ध्यान है वो आकर्षित हो रहा था। किसकी तरफ, समाजवाद की तरफ यहाँ पर लोगों का है वो ध्यान यहाँ पर आकर्षित हो रहा था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। अब हम समाजवादियों की बात करें, यहाँ पर यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया, तो समाजवादी किस तरह के थे, उनके विचार किस तरह के थे, तो वो देखते हैं। एक तो देखते हैं कि ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, निजी संपत्ति के विरोधी। हमने देखा था रेडिकल वाले निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर समाजवाद जब आ रहा था यूरोप में, जब लोगों के परिवर्तन में विचार में परिवर्तन आ रहा था, तब यहाँ पर समाजवादियों का तरफ था कि लोगों के पास निजी संपत्ति थी उनका वो विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, यानी उनका मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व ही सारी समस्याओं का जड़ है। जितनी भी सारी समस्याएं जो
यानी वे सिर्फ संपत्तिधारी अपने आप से यहाँ पर मतलब रखते थे। इसलिए यहाँ पर जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। इसलिए वे चाहते थे कि सरकार है वो ऐसी स्थिति या ऐसी जो है वो समूह बनाए जिस पर निजी संपत्ति का नहीं होकर पूरे समाज का यहाँ पर अधिकार हो। यानी वे चाहते थे कि वो सामाजिक जो समूह है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। यानी वो सरकार से वही चाहते थे कि आप एक निजी संपत्ति किसी के लिए एक स्वामित्व पर आधारित ये प्रणाली नहीं हो, इस पर पूरे के पूरे वो समाज का वो अधिकार हो। इसलिए वो इस प्रकार के वो चाहते थे। उसके बाद कुछ समाजवादी कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में बड़ी दिलचस्पी थी। यानी कोऑपरेटिव होता है जो पूरा का पूरा सामाजिक जो समूह होता है उसको कहा जाता था। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। यानी ये जो चाहते थे यानी हर चीज में क्या हो जाए, आप खेती हो तो सामूहिक हो, कोई जो उद्योग धंधे हो तो वो भी क्या हो, सामाजिक हो। तो इनकी दृष्टि थी वो बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि वो कोऑपरेटिव जो है समूह के विचार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इसके बारे में दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कोऑपरेटिव। ऑपरेटिव यानी जो सामाजिक जो उद्यम है उसके विचार में, यानी जो भी कार्य करें वो अकेला किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो, यानी पूरे समाज का उसमें हाथ होना चाहिए। यानी समाज को मिलकर ये कार्य करना चाहिए। कोई भी यदि आप उद्योग शुरू कर रहे हैं तो एक निजी संपत्ति के निजी हाथ में नहीं होकर पूरे समाज को उसका नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए वे पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को वो ज्यादा बढ़ावा देते थे। यानी यहाँ पर पूंजीवादियों को ये कम बढ़ावा देना चाहते थे कि और उनका मानना था कि जो भी जो काम करते हैं वो समूह जो मिलकर करते हैं तो वो मिलकर उनको करना चाहिए। उनको जो मुनाफा जो मिलता है तो वो प्रत्येक सदस्य को काम के हिसाब से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को बांट देना चाहिए। इसी के तहत कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर इस दिशा में कई नए हैं वो तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। कार्ल मार्क्स को सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं समाजवाद के या जो सबसे सशक्त यूरोप के जो है विचारक थे, दार्शनिक विचारक थे, शक्तिशाली विचारक, क्रांतिकारी विचारक यहाँ पर थे कार्ल मार्क्स। ध्यान देना ये कार्ल मार्क्स, इनके विचारों का है वो समाजवाद पर बहुत ज्यादा है वो असर हुआ था। ये 1818 से 1882 तक थे। ध्यान देना कार्ल मार्क्स के बारे में। तो उन्होंने एक नए हैं यहाँ पर तर्क जो पेश किए थे। उन्होंने कहा का तर्क है कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। यानी आजकल उद्योग के क्षेत्र में जो औद्योगिक समाज जो चल रहा है वो पूंजीपतियों का समाज है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर उद्योगों पर किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का अधिकार है। तो जो मुनाफा जो उनको जो मिलता है वो पूंजीपति अपने पास रखते हैं, जबकि मुनाफा किनसे मिलता है? मजदूरों की मेहनत से मिलता है। तो ये यहाँ पर मेहनत किसकी लग रही है? मजदूरों की मेहनत लग रही है, और लेकिन उनको भी मजदूरी यहाँ पर कम दी जा रही है और उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? यहाँ पर पूंजीपति लोग उठा रहे हैं। तो वे चाहते थे कि ये जो यहाँ पर जो औद्योगिक जो प्रकार का जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। इसलिए जब तक ये पूंजीवादी अपने इस तरह से मुनाफे जो है वो करते रहे, कमाते रहेंगे, तो यहाँ पर मजदूरों की जो स्थिति में वो कभी सुधार नहीं आएगा। क्योंकि ये मुनाफा एक तरह से पूंजीवादियों का था, क्योंकि मेहनत यहाँ पर किसकी लग रही थी? मजदूरों की मेहनत लग रही थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई उनकी सुधार में कोई स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए इनको इनके सुधार लाने के लिए जो है जो मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। यानी उनका तर्क था, किनका तर्क था? कार्ल मार्क्स का यहाँ पर तर्क था कि क्या यहाँ पर समाजवादियों का यहाँ पर तर्क था कि जो मजदूरों को जो निजी संपत्ति और जो पूंजीवादी शासन पर आधारित जो शासन व्यवस्था उसको यहाँ पर उखाड़ कर फेंकना होगा। यानी इसके लिए मजदूरों को कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। इसलिए इसने समाज को है भविष्य में इसको नाम क्या दे दिया? साम्यवादी समाज का नाम दे दिया गया। इसको भविष्य में नाम क्या दे दिया गया? भविष्य में इसका नाम है साम्यवादी। यानी ये कार्ल मार्क्स यहाँ पर नए एक तर्क जो है वो प्रस्तुत किए थे कि यहाँ पर मजदूरों को यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी मजदूरों को जो निजी
मजदूरों की ही होगी। इसलिए 1870 के दशक तक आते आते ये समाजवाद पूरे यूरोप में फैल गया था। यानी 1870 तक हम पहुंचे तो ये समाजवादी हैं, उनके विचार हैं वो यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयास से समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली थी। इन्होंने क्या किया था, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल, ध्यान देना, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक जो है अंतरराष्ट्रीय, एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली थी। अंतरराष्ट्रीय संस्था उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। इन्होंने समाजवादियों ने यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी क्या किया था, यहाँ पर एक संगठन शुरू किया था, एक संगठन कोष यहाँ पर स्थापित किया था। जो कोष क्या किया था, यहाँ पर सहायता के लिए था और जो लोगों के लिए काम के जो घंटे हैं उनमें कमी करने के लिए, मजदूर कितने घंटे यहाँ पर काम करते थे, यहाँ पर 10 से 18 घंटे तक यहाँ पर मजदूर काम करते थे। लेकिन यहाँ इनको मेहनत, जितनी मेहनत करते थे उनको उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी और मुनाफा भी कहाँ किनके पास जाता था, पूंजीपतियों के पास जाता था। इसीलिए वो इन्होंने भी, जर्मनी और ब्रिटेन के जो मजदूरों ने भी अपना एक संगठन बनाया। यहाँ पर ध्यान देना, उस संगठन के अपने अपने संगठन में कोष इकट्ठा करने लगे और उन्होंने यहाँ पर जो काम के घंटों में कमी और जो मताधिकार है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि यहाँ पर उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके बाद 1905 में ब्रिटेन के जो है समाजवादी और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी से नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। ध्यान देना, 1905 में चलते हैं ब्रिटेन में। आगे देना, ये हमारे लिए लेबर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भारत के बारे में पढ़ेंगे तो आएगा लेबर पार्टी का नाम। तो 1905 में ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में जो समाजवादी हैं और जो ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं आंदोलनकारी, यानी एक तो समाजवादी, ध्यान देना, समाजवादी साथ में भी इनके समाजवादी और जो ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों की जो ट्रेड थी, ट्रेड यूनियन, इन्होंने क्या किया था, एक नई ही पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी। ये प्रश्न आता रहेगा, लेबर पार्टी किसकी पार्टी है, ब्रिटेन की पार्टी है, जो यहाँ पर ट्रेड यूनियन के द्वारा जो आंदोलन कर थे समाजवादियों के साथ मिलकर उन्होंने 1905 में इसको बनाया था। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1905 तक तो क्या था, ये यहाँ पर समाजवादी सरकार यहाँ पर कोई जो है 14 तक कोई विशेष यहाँ पर कार्य नहीं कर पाई थी। यहाँ पर जगह जगह हम देख रहे थे, जगह जगह हो रहे थे। 1805 से उससे पहले देखें तो यहाँ पर आते आते यहाँ पर जो मजदूरों ने अपने जो यूनियन यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर लिए, बहुत सारे संगठन यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर लिए। एक द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर संस्था यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर ली थी। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर 1905 में उन्होंने जो है लेबर, जैसे ब्रिटेन ने समाजवादी और ट्रेड यूनियन ने एक लेबर नाम की पार्टी बना ली थी। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से उनका है जो समाजवादियों के विचार यहाँ पर पढ़ने लगे थे। अब हम बात करते हैं 1914 में आते हैं। तो 1914 तक तो सरकार में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान, ये कुछ कार्य नहीं कर पाए थे क्योंकि कहीं पर भी ये सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। कारण क्योंकि यहाँ पर इनके जो संसदीय जो राजनीति उसमें प्रतिनिधि तो बड़ी संख्या में जीतते थे, यानी समाजवादी यहाँ पर कुछ भी अपना है वो कुछ ज्यादा है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो इस प्रकार आधारित यहाँ उन्होंने जो सरकार बनाई। अब 1914 तक तो ये कोई कार्य नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, नहीं कर पाए तो कारण क्या था, ये देखो कि कारण ये था कि यहाँ पर हमने उससे पहले उदारवादी पढ़े थे, रेडिकल पढ़े थे, बहुमतवादी जो हमने जो यहाँ के समूह पढ़े थे उनका यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्चस्व था। तो इसके कारण है वो जो यहाँ पर जो समाजवादी हैं वो यहाँ पर कुछ खास है, अपनी सरकार को जो बनाने में या कह सकते हैं अपने जो विचारों को रखने में वो सफल वो नहीं पाए थे। इस प्रकार आज हमने देखा था हमारे इस प्रकार है जो सामाजिक परिवर्तन का युग आया, उसके बाद यूरोप में समाजवाद यहाँ पर किस तरह से आया उसके बारे में हमने देखा। कल हम जो रूस की क्रांति है उसके बारे में देखेंगे कि जिस प्रकार फ्रांस उस प्रकार रूस की क्रांति कैसे है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
जबकि यहाँ शुरू से कार्ल मार्क्स के यहाँ पर उन्हें विचार देके इतने जो उनका तर्क था कि निजी संपत्ति का विरोध है, उन जो आज का जो उद्योग का जो समाज है वो यहाँ पर क्या